नमस्कार बच्चों, एनसीईआरटी के नए कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम गणित की पहली प्रश्नावली पूरी कर चुके हैं बच्चों और विज्ञान भी शुरू कर चुके हैं। तो आज हम एक नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, आपकी दूसरी प्रश्नावली, और वो है बहुपद। तो अपने चलते हैं दूसरी प्रश्नावली पर। तो पहली प्रश्नावली और उसके बाद की जो विज्ञान की वीडियो का आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों। तो आप ज़्यादा ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को और भाई बहनों को ज़्यादा ज़्यादा कहें, पढ़ें और लगातार मेरी वीडियो देखें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और लगातार पढ़ते रहिए। आप छुट्टियों का फ़ायदा उठाइए। मुझे बहुत खुशी है कि आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आगे और भी मिलता रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और आपको गर्मियों की छुट्टियों का बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं दूसरी प्रश्नावली पर। तो ये दूसरी प्रश्नावली आपके लिए बच्चों ये है बहुपद की। तो बहुपद के बारे में वैसे प्रश्नावली आपको याद होगा कि 9th क्लास में आपने इसमें डिटेल में पढ़ा है। इसमें कुछ आगे की बातें होगी। बहुपद क्या होता है, इसके लिए क्या शर्तें होती है, किस प्रकार के बहुपद होते हैं, ये जान लेते हैं अपने पहले कुछ थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये कुछ बातें अपने जान लेते हैं, जैसे बहुपद। तो बहुपद बच्चों यानी किसी व्यंजक में एक या अधिक पद होते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तो अब उसमें बहुपद होने की एक शर्त जो है ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि बहुपद जो होता है उसमें चर राशि की जो घात होती है, चर राशि यानी जो अपनी राशियाँ x, y, z मानते हैं उसमें, तो उसकी घात जो है हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी 0 से लेकर के संख्याएँ हो सकती हैं, पूर्णांक संख्याएँ नहीं हो सकती। तो ये इसकी महत्वपूर्ण शर्त है, आप हमेशा याद रखें। और फिर इसके बाद अचर बहुपद होता है बच्चों, जिसमें चर राशि की घात जो है वो 0 होती है। यानी जैसे मान लीजिए ये a है या 5 है तो इसके साथ x की घात अपने क्या ले सकते हैं, 0। तो जो चर राशि की घात 0 वाले होते हैं वो होते हैं अचर बहुपद। और रेखिक बहुपद वो होते हैं बच्चों जिनमें x की घात या चर राशि की घात क्या होती है, 1 होती है। तो इसको अपने रेखिक बहुपद कहते हैं और इसका एक शून्यक होता है। ये आप हमेशा याद रखिए कि रेखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। उसको निकालने का ये जो सूत्र है ये भी आप याद रखें कि माइनस अचर पद। तो यहाँ पर ये जो b है वो अचर पद है और ये x का गुणांक है। तो यहाँ पर माइनस अचर पद बटे x का गुणांक यानी माइनस b बटे a, ये जो होता है वो रेखिक बहुपद के शून्यक निकालने का सूत्र होता है। फिर होता है द्विघात बहुपद, जिसमें x की घात यानी चर राशि की घात जो है वो 2 होती है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद की एक शर्त भी होती है बच्चों, उसमें क्या है कि कभी भी a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये भी इसकी शर्त होती है। इसका व्यापक सूत्र है। और इसके कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक। द्विघात शून्यक के 2 शून्यक होते हैं, एक घात के बहुपद का 1 शून्यक होता है और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। इस प्रकार जितने घात की बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। इसमें ये सूत्र आपको याद रखें, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस इंटू एक्स का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर b होता है और बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a होता है। तो इस प्रकार ये हो गया माइनस b बटे a। और यहाँ पर अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अचर पद। तो अचर पद इसमें जो है यहाँ पर c होता है और यहाँ पर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक जो a होता है, तो c बटे a। इस प्रकार से ये सूत्र आप अच्छी तरह याद कर लें। और जो त्रिघात बहुपद होता है उसका व्यापक सूत्र ये होता है। इसके 3 शून्यक होंगे। वैसे आपकी किताब में उदाहरणों में जो इसके शून्यक निकालने के तरीके भी दे रखे हैं, लेकिन अपने जो है वो सिलेबस में केवल द्विघात बहुपद तक है। तो हम केवल द्विघात बहुपद तक सीखेंगे। तो ये थी बहुपदों के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब अपने चलते हैं प्रश्नमाला 2.1 पर। ये बच्चों 2.1 में जो कुछ आपको चित्र दिखा रखे हैं, यहाँ पर कुछ बहुपदों के आरेख दिखा रखे हैं आपको यहाँ पर। तो ये सारे जो हैं बहुपद वो y बराबर px, ठीक है, यानी x में बहुपद है। यहाँ चर राशि क्या है, x है। तो आपको पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको क्या देखना है कि चूंकि ये बहुपद x में है, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो आपको यहाँ पर आरेख दे रखे हैं
ग्राफ दे रखे हैं, ये जितनी बार एक्स अक्ष को काटेंगे उतने ही शून्य होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो आपको चित्र दे रखा है, यहाँ पर ये वाला, इसमें ये जो आरेख दे रखा है आप यहाँ पर देखें, ये एक्स अक्ष को नहीं काटता है, यानी इसमें जो है वो ये एक्स अक्ष के समांतर है। तो इसमें जो है वो इसके शून्यक क्या होंगे, कोई शून्यक नहीं होगा, शून्यक इसके 0 होंगे। ठीक है, तो इसके शून्यक क्या होंगे, इसके शून्यकों की संख्या जो है वो 0 आएगी। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, ये वाला जो आरेख इसमें दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आरेख यहाँ पर दे रखा है, ये यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर आप देखो एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, ये एक बार काट रहा है, फिर यहाँ दोबारा नहीं काट रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसके शून्यक होंगे आपके पास 1, क्योंकि एक बार काटता है, तो इसके शून्य कितने हो गए, 1 हो गए। फिर आप यहाँ पर जब तीसरे में देखेंगे, तो तीसरा जो है इसके शून्यकों की संख्या जो आप यहाँ देखें कि एक बार ये यहाँ पर आपको देखो कि ये आरेख यहाँ एक्स अक्ष को एक बार यहाँ काटता है, फिर एक बार यहाँ काटता है, फिर एक बार यहाँ काटता है, तो 3 बार काट गया। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, इसके शून्यकों की संख्या हो गई आपके पास 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसमें बाकी में बता सकते हैं आराम से। जैसे यहाँ पर ये आरेख जो है एक्स अक्ष को जो क्षैतिज होता है, इसमें यहाँ पर काट रहे एक बार, इसमें 2 बार, तो इसके 2 हो गए। या इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा और एक बार, यानी केवल आपको ये देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काटते हैं। इसके 4 शून्य हो गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, फिर एक बार यहाँ काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो गई 3। ठीक है, इसकी थी 4 और इसकी थी 2। तो इस प्रकार से ये आप देखें कि जब y बराबर पी एक्स में है ना, x में बहुपद है ये, तो आप ये देखेंगे कि x जो है वो x अक्ष को कितनी बार काटता है। और ये यदि आपके पास यूं होता है x बराबर पी वाई, तो आप ये देखते हैं कि y अक्ष को कितनी बार काटता है, यानी y ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, तो ये देख लेते हैं इसको कितनी बार काटता है, उतने शून्य हो जाते। ठीक है, तो ये थी 2.1। अब अपने चलते हैं 2.2 पर। तो यहाँ पर बच्चों ये 2.2 जो प्रश्नावली, इसमें ये कहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्यक अपने को ज्ञात करने, इसके हल ज्ञात करने अपने को, और शून्यकों और गुणांकों में संबंध भी स्थापित करना है। तो जो ये एक्स स्क्वायर और एक्स और इनके जो गुणांक होते हैं, इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो पहले तो अपने क्या करेंगे, इनके शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इनके गुणनखंड करना है पहले। तो ये त्रिपदीय गुणनखंड है, 2 घात वाले, योग अंतर वाले। तो ये जो है वो किस प्रकार से हल होते हैं, तो वैसे 8वीं क्लास से हम इनको करते आ रहे हैं, तो आपको कुछ ज्ञान होगा। फिर भी मैंने जो एक वीडियो इसमें पहले से मेरे चैनल पर बना हुआ है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं कि त्रिपदीय गुणनखंडों को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर अपने इनको हल करने के लिए ये त्रिपदीय गुणनखंड होते हैं, योग और अंतर 2 प्रकार वाले होते हैं। पूरी विधि आप वहाँ से देखें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीसरे पद पर चूंकि ये माइनस है, तो ये अंतर विधि से होगा। तो आपको करना क्या होता है कि यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल देख रहा है, कितना आ रहा है, 8x²। तो ऐसी 2 संख्याएं लेने हैं जिनका अंतर 2 हो और गुणनफल कितना हो, 8x² हो। तो इसको अपने ऐसे करेंगे। और पूरी विधि जो आप उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो में से देखना आप जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी संख्याएं जिनको घटाने पर 2 आना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं क्या है, 4 और 2 है। तो 4 में से 2 घटाते हैं 2 आते हैं, और 4 दूनी 8 होते हैं। तो अब क्या करें, आप इसका ब्रैकेट खोल लें। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो x² माइनस 4x, और चूंकि बाहर माइनस है तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस का 2x हो गया और माइनस का 8। अब आप इनके 2-2 के जोड़े बना करके कॉमन ले लीजिए। तो इन 2 का जोड़ा बनाएंगे तो इनमें से कॉमन लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि x का भाग जा रहा है, तो यहाँ x बच गया और माइनस में x कॉमन चला गया और पीछे बचेगा 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 8 में 2 का भाग जाता है, तो ये 2 कॉमन आ गया, तो x माइनस 4 दूनी 8। बच्चों ये दोनों गुणनखंड जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाले एक जैसे आने चाहिए, तो ये एक जैसे आ रहे हैं।
तो एक जैसे आ रहे हैं, तो आप क्या करें, इसको एक बार लिखें पहले x माइनस 4, यानी कॉमन ले लिया हमने इसको x माइनस 4 को, पीछे यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा 2। तो अब इस प्रकार के गुणनखंड होने के बाद आप क्या करें, इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक यानी इसका हल कितने होंगे, तो आप लिखेंगे पहले शून्यक। तो शून्यक लिख करके आप क्या करें, ये जो आपके गुणनखंड है उनको शून्य के बराबर लिख लें। तो x माइनस 4 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, और साथ में आ गया x प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें जो संख्याएं हैं उनके पक्षांतरण करके आप x का मान निकाल लें। तो 4 का पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि प्लस है ना, इसको पक्षांतरण करेंगे तो -2 हो जाएंगे। इस प्रकार से पहला शून्यक जो आप क्या मानते हैं, अल्फा, तो अल्फा आपके पास हो गया 4 और बीटा आपके पास हो गया -2, यानी पहला शून्यक हमेशा अल्फा मानेंगे, दूसरा बीटा मानेंगे। अब हमें क्या करना है, संबंधों का सत्यापन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखा करें सत्यापन। तो सत्यापन के लिए अभी जो मैंने आपको पहले सूत्र बताए थे थोड़ी देर पहले, उन्हीं को काम में लेना है, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग जो होता है वो क्या होता है, -b/a होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। और आप क्या करें, यहाँ से इनके गुणांक लेना सीखें आप। तो जैसे आपके पास ये यहाँ पर जो आपको गुणनखंड दे रखा है, आप क्या करें, इसके ऊपर पहले जो है वो आप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख लें। तो ax² प्लस bx और प्लस में c। तो यहाँ से आप देखेंगे कि मैं यहाँ बराबर में लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपके पास a कितना हो गया, तो वो a हो गया आपके पास, यहाँ देखें कि x² गुणा में कुछ नहीं हो गुणा में तो 1 होता है, यानी जैसे बोलते हैं ना कि कोई साथ में नहीं होता, एक भगवान होता है। तो इस प्रकार से जब कुछ भी गुणा में आपको दिखाई नहीं दे तो 1 गुणांक हो गया, और b जो है वो कितना हो गया, आप देख सकते हैं कि b के स्थान पर -2 है, तो ये माइनस का जरूर ध्यान रखेंगे आप। और c आप देख रहे हैं कितना हो गया, ये देखो c के नीचे कितना है, -8। तो इस प्रकार से ये आपके पास यहाँ पर आ गए ए बी सी के मान आ गए। बस आप यहाँ पर लिख दें, अल्फा हमने ज्ञात किया कितना, 4, और प्लस में आपके पास बीटा कितना है, -2, जो अभी हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। और यहाँ पर पहले क्या है, सूत्र में माइनस होता है, ये लिखेंगे, फिर b का मान लिखेंगे तो वो भी -2 है। तो इस प्रकार 2 बार माइनस आ गया, और a आपके पास कितना है, 1 है। तो इस प्रकार आप हल करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ भी बच्चों माइनस को माइनस से गुणा किया तो ये भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 बराबर 2 आ गया। और यहाँ पर अल्फा गुना बीटा, यानी अल्फा कितना आपका 4 और ये हो गया -2, और c कितना है आपके पास, -8। ठीक है, और a कितना है आपके पास, 1 है। तो इस प्रकार से ये भी आप देखो 4 दूनी -8 हो गया क्योंकि माइनस है, और यहाँ भी कितना आ गया, -8। तो आप देखें कि ये बराबर आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि संबंध सत्यापित है। ठीक है, बस लास्ट में आप लिख दें कि संबंध सत्यापित है। जब बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये सत्यापित है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो ये बराबर नहीं आएंगे। तो जब बराबर आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि संबंध सत्यापित है। इस प्रकार आपने देखा कि इनकी आप पूरी विधि याद कर लीजिए। आपने देखा कि पहले हमें गुणनखंड करने, फिर ये शून्यक निकालने। यहाँ पर जो ये शून्यक निकालने के लिए आपने जो गुणनखंड ज्ञात किए ना, उनको आपको शून्य के बराबर लेकर के x के 2 मान निकालने, वही शून्यक होते हैं यहाँ पर। तो ये 2 शून्यक हो गए, अल्फा और बीटा, फिर इनका सत्यापन करना है। तो सब में आप ऐसा ही करेंगे। और ये जो गुणनखंड की पूरी विधि है बच्चों, वो मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप जो है वो वहाँ से पूरी विधि जरूर देखें एक बार। और फिर जैसे यहाँ पर ये जो एक और गुणनखंड दे रखा है आप देख सकते हैं, तो ये योग वाला है। बस आप योग अंतर को ऐसे पहचाने कि यदि तीसरे स्थान पर प्लस है तो योग वाला, और माइनस है तो अंतर वाला। तो योग का मतलब है कि ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए,
और यहाँ पर ये जो सवाल दे रखा है इसमें जो x वाला पद है वो आपको तीसरे स्थान पर दे रखा है, तो इसको आप क्या ले आएंगे, दूसरे स्थान पर ले आएंगे और आगे पीछे लिख लेंगे, जिससे इनके गुणनखंड आप करेंगे। तो पहले अपनी जो है वो फटाफट दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल आपके पास यहाँ पर है, ये 4s² माइनस 4s और प्लस में क्या आपके पास 1 है। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि ये प्लस वाला था ना, यहाँ पर योग वाला, तो आप क्या करेंगे, ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पर 4 आना चाहिए, यानी जोड़ने पर योग जो मध्य पदों के बराबर होना चाहिए और गुणा करने पर जो है वो बाहर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 + 2 4 होते हैं और 2 दूनी भी 4 होते हैं। तो इस प्रकार 4 को 2 + 2 लिखा, फिर ब्रैकेट खोला तो ये चिन्ह यहाँ माइनस हो गया। अब 2 के जोड़े बना करके आप कॉमन ले लेंगे, तो इस प्रकार से ये कॉमन आ गया। ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, तो ये 2s - 1 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 2s और यहाँ बच गया -1। इस प्रकार से आप गुणनखंडों को 0 के बराबर ले करके और आपने ये 2 शून्य निकाली है, इसके 2 मान आ गए आपके पास। तो पहला मान अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, तो इसमें दोनों समान आ रहे हैं। और फिर क्या करना है, आपको इसका सत्यापन करना है, ठीक है। तो सत्यापन करने के लिए आपको बताया था कि वो जो सूत्र आप अच्छी तरह याद रखें, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। ये तो आपको याद हो गया होगा। तो अल्फा आपके पास क्या 1/2 है और बीटा भी आपके पास 1/2 है, बराबर पहले सूत्र में माइनस होता है। फिर हम b जो है यहाँ से क्या ले सकते हैं, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b होता है जो ये एक घात वाले के गुणा में जो होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b का मान है -4, तो आप यहाँ से कितना ले लेंगे, -4। और a आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो होता है स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर भी ये भी 4 है, तो ये 4 ले लिया हमने यहाँ पर। अब आप क्या करें, इसका लघुत्तम लेकर के इसको जोड़ लो, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 2, तो यहाँ पर हो गया 1 + 1 बराबर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस को माइनस से गुणा किया 4 और बटे में भी कितना आ गया 4, तो मैं यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ। तो यहाँ देखा आपने कि ये आ गया 2/2 और यहाँ पर ये आ गया 4/4। तो बच्चों यहाँ पर भी 2 में 2 का भाग दिया 1 आ गया और यहाँ भी 4 में 4 का भाग दिया तो 1 आ गया। और अल्फा गुणा बीटा करेंगे तो अल्फा आपके पास है 1/2, बीटा आपके पास है 1/2 और सी आपके पास यहाँ देख सकते हैं कि जो अचर पद होता है वो सी होता है, तो वो 1 है और a कितना है आपके पास, वो है 4। तो यहाँ से ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 1 और नीचे 2 दूनी 4, तो यहाँ 1/4 बराबर क्या आ गया 1/4, तो ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि संबंध सत्यापित है, ठीक है, संबंध सत्यापित है, ठीक है। इस प्रकार से जब बराबर आए तो आप ये लिख सकते हैं कि संबंध जो है वो सत्यापित है। तो इस प्रकार से हमने 2 प्रश्न किया। अब आपको विधि याद होगी। पहले आप गुणनखंड निकालने हैं, फिर शून्यक निकालने हैं, फिर इनका सत्यापन करना है। अब ये तीसरा पार्ट अपने करते हैं इसका। तो ये तीसरा पार्ट बच्चों आपके पास है 6x² -3 और -7x। तो आप क्या करें, पहले इसको जो है वो जो x वाला पद होता है उसको आप बीच में लाएंगे, क्योंकि हमारा जो व्यापक बहुपद होता है वो किस प्रकार से होता है, वो यूँ होता है ax² + bx + c के रूप में होता है। तो पहले x² का पद होता है, फिर x का, फिर अचर पद होता है। तो आप इसको व्यवस्थित रूप में लिखें इस प्रकार से। तो क्या लिखेंगे, 6x², फिर -7x को आगे लिखेंगे और -3 को पीछे लिखेंगे। तो ये आगे पीछे लिखने पर इनके चिन्ह नहीं बदलते हैं, ये ध्यान रखना है। अब आप देखें कि बाह्य पदों का जो गुणनफल आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 6 × 3 = 18, ठीक है, और आंतरिक पद जो है वो -7 है। तो आप क्या करेंगे, ऐसी संख्याएं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये अंतर विधि वाला हो गया, तो जिनको घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जो है वो क्या होगी, 6x² माइनस, आप जानते हैं कि 9 दूनी 18 होता है, तो 9 में से 7 2 घटाते हैं 7 आता है और 9 दूनी 18 होते हैं। तो इस प्रकार से -3, फिर आप ब्रैकेट खोलें
बिल्कुल पेशेंटली जो है, बिल्कुल धैर्य से आप इसको सीखें। नो एक्स, और यहाँ माइनस है तो ये चिन्ह बदलना नहीं भूलें आप, वरना आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। और माइनस मिला। अब इनके दो दो के समूह बना करके कॉमन ले लें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 और 9 में 3 कॉमन आता है और साथ में x आ गया, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, एक x आ गया और माइनस में 3 दिए 9। और जब यहाँ पर देखो कुछ भी भाग नहीं जा रहा है किसी का, तो आप कॉमन क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो ये अंदर ज्यों के त्यों आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों पद एक जैसे हैं, तो इसको फिर हम कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3, और पीछे यहाँ पर बचेगा आपके पास 3x, और यहाँ पर बचेगा आपके पास प्लस का 1। अब आपको पता है कि ये गुणनखंड करने के बाद हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो आप इनको शून्य के बराबर रखें, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, और या फिर 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x बराबर क्या आएगा, ये 3 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, गुणा वाला हमेशा किस में जाता है, भाग में जाता है, 3/2 आ गया। और यहाँ पर आप देखें कि ये 1 प्लस का है तो दूसरी ओर जाकर के माइनस हो गया, और गुणा वाला भाग में जाएगा, तो ये इसके 2 शून्य का आगे, x के 2 मान आ गए, अर्थात एल्फा आपके पास कितना आ गया, 3/2, और बीटा आपके पास क्या आ गया, माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 1/3 आ गया। अब आपको करना है इनका सत्यापन। तो सत्यापन करने के लिए वही सूत्र जो अब आपको लर्न हो गया होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है -b/a, और अल्फा गुणा बीटा यानी जो गुणनफल होता है शून्यकों का, वो होता है c/a। तो यहाँ पर आप ध्यान से लिख सकते हैं, अल्फा आपके पास कितना है, 3/2 है, प्लस बीटा आपके पास कितना है, -1/3 है, और बराबर में माइनस, देखो यहाँ पर b का मान क्या है, यहाँ देखो b के नीचे क्या है, b के नीचे यहाँ देखो आपके पास ये रहा कितना, -7। तो ये एक सवाल में इस सूत्र में माइनस होता है और वहाँ भी -7 है, तो यूँ लिखें आप। और a आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कितना है, 6। और इसी प्रकार से अल्फा गुणा बीटा, अल्फा कितना आपके पास 3/2 गुणा ये आपके पास है -1/3, और c जो अचर पद है वो वाला आपके पास कितना है, ये देखो यहाँ पर -3 है, तो ये -3 हो गया, और a आपके पास कितना है, 6। अब आप इनको सरल कर लीजिए। तो सरल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका लघुत्तम 2 और 3 का लघुत्तम क्या आ गया, इसका लघुत्तम आ गया आपके पास 3 दूनी 6। तो फिर आप क्या करें, इनको तिरछा गुणा कर दिया करें इस प्रकार से, यहाँ 2 एकम 2 और 3 3 9। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया 3 3 9, और यहाँ पर आ गया -2, और यहाँ पर आप इनको गुणा करेंगे, देखो माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या आ गया, 7, और बटे में कितना है, 6। यहाँ से 9 में से 2 गए तो भी कितना आ गया, 7, और यहाँ पर आ गया 6, तो ये भी 7/6, तो बराबर आ रहा है ना इस प्रकार से। और यहाँ जब आप इनको करेंगे गुणा, तो आप देख सकते हैं कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर ये देखो -3/6, और यहाँ भी बराबर में क्या आ रहा है, -3/6। आप सरल करेंगे तो -3 एकम 3 दूनी 6, तो बराबर में कितना आ गया, -1/2। इस प्रकार से बराबर है, तो संबंध सत्यापित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोई सवाल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान से सवाल है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको इसके 3 प्रश्न जो है बच्चों बता दिए हैं, और इसके 3 भाग जो शेष बचे हैं तो उनके आप जो है वो गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 पदों में है, तो 2 पदों में है तो आप इनका सीधा कॉमन ले सकते हैं। जैसे 4u² को हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा u, और यहाँ पर बचेगा 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से आपके जो शून्य का है वो क्या बनेंगे, एक तो 4u, ये स्क्वायर नहीं आएगा बच्चों, u ही आएगा सिर्फ यहाँ पर ये, तो यहाँ पर 4u बराबर 0 हो गया, या फिर क्या हो गया, u + 2 बराबर 0 हो गया।
तो यहाँ पर आप शून्य देखेंगे कि एक तो u बराबर कितना आ गया 0/4, यानी u बराबर कितना आ गया 0, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि u बराबर कितना आ गया -2। तो यहाँ पर अल्फा आपके पास बनेगा 0 और बीटा बनेगा आपके पास -2। अब आपकी जांच इसकी आप खुद करेंगे, इसको थोड़ा समझ लें आप। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करिए आप, चूंकि ये दो पदों में है तो a आपके पास x² यानी स्क्वायर का गुणांक होता है वो 4 हो गया, और एक घात का गुणांक यानी वो होता है b होता है तो वो आपके पास 8 हो गया। लेकिन यहाँ पर चूंकि तीसरा अचर पद नहीं दिया है तो आप यहाँ पर क्या लेंगे 0 लेंगे, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। और इसी प्रकार से आप दूसरा जो सवाल देख रहे हैं इसमें पांचवा जो पार्ट है इसका, यहाँ पांचवा पार्ट बच्चों ये आपको दे रखा है t² -15, ये भी आपके पास दो पदों में है तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप इसको सीधा यूं करें कि t² -15 बराबर क्या ले ले 0। तो इस प्रकार से t² बराबर आ गया 15। तो यहाँ का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, दूसरी वर्गमूल में जाता है, तो ये हो गया √15। तो प्लस माइनस में आता है वर्गमूल हमेशा। इस प्रकार से t का एक मान आ गया प्लस में √15, और t का जो दूसरा मान है बच्चों वो आ गया माइनस में √15। तो इस प्रकार से अल्फा आपके पास ज्ञात हो गया √15, और बीटा आपके पास प्राप्त हो गया -√15। अब आप इसका सत्यापन करने के लिए फिर वही जो है वो ABC का मान ध्यान से लेंगे। तो a आपके पास, आपको पता है कि स्क्वायर का जो गुणांक होता है तो यहाँ पर कोई गुणा में नहीं होता, आपको पता है 1 होता है, और b जो है यहाँ पर जो एक घात का गुणांक होता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक घात का पद इसमें नहीं है तो b 0 हो जाएगा, और c यहाँ पर आपको पता है अचर पद है, तो जिसमें कोई भी चर राशि नहीं हो वो अचर पद होता है, तो यहाँ पर c हो गया -15। अब आप इसकी जांच करें खुद, और ये प्रश्न बच्चों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद करेंगे। यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपके पास 4 के 12, और बीच का पद जो है वो 1 है, तो ऐसी राशि जो जिनका अंतर यानी घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 है तो वो 4 और 3 ही होती है, तो आप 4 3 लेकर के इस सवाल को कर सकते हैं। तो आप ये सवाल करके और मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करें, मैं कोई गलती होगी तो आपको बता दूंगा, और बिल्कुल सही भी होगा, गलत होगा ही नहीं आपसे। तो आप ज़रूर करें इसको, मुझे व्हाट्सएप पर भेजें, बहुत खुशी होगी मुझे, आप काम करिए। तो इस प्रकार से हमने आज इसके जो 6 प्रश्न किए हैं, और अब हम चलते हैं इसके, ये पहले प्रश्न के 6 भाग अभी हमने किए, अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। तो यहाँ पर बच्चों ये दूसरा प्रश्न जो आपको दे रखा है इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल जो है वो ये यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आपको एक बात नोट करनी चाहिए कि ये जो आपको दे रखे हैं ये पहला जो है वो शून्यकों का योग है, दूसरा गुणनफल है, ये शून्यक नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको, अर्थात शून्यकों का योग हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो है वो आपको कितना दे रखा है, पहली संख्या जो है वो शून्यकों का योग है तो 1/4 है, और तो शून्यकों का योग हम जानते हैं कि हम इसको कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, तो वो हो गया आपके पास 1/4। और फिर दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो दूसरी संख्या है वो है शून्यकों का गुणनफल, तो आप देख सकते हैं वो है -1। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल अपने क्या लेते हैं, अल्फा गुना बीटा लेते हैं हमेशा, तो वो हो गया -1। अब द्विघात बहुपद बनाने का एक सूत्र जो है वो आप हमेशा यहाँ पर याद रखेंगे, द्विघात बहुपद। तो ये सूत्र आप हमेशा याद रखें, इसमें इस प्रकार से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस होता है बच्चों, यहाँ पर ये प्लस रखना है ध्यान में आपको।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये है ना आपके पास, ये अल्फा प्लस बीटा, तो ये मान यहाँ पर रख दो। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4x और अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है -1 बराबर 0। अब आप क्या करो, इसमें लघुत्तम ले लो इसका। तो आप देख सकते हैं कि लघुत्तम इसका आ रहा है 4, तो ये सीधा गुना हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस 4x स्क्वेयर, -4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x एकम x, और माइनस में ये सीधा गुना कर दो 4 एकम 4 बराबर 0/1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको तिरछा गुणा कर दिया करो आप। इस प्रकार से तिरछा गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर 1 से गुणा हो जाएगा, तो 4x स्क्वेयर -x -4 बराबर क्या आ गया 0। तो इस प्रकार से जो बहुपद होगा आपके पास वो आप लिख दिया करो बहुपद लिख करके, और ये 0 हटा दो, तो बहुपद में सिर्फ आप जो है वो ये व्यंजक लिख दिया करो आप, सिर्फ बराबर 0 हटा दो, तो ये हो गया 4x स्क्वेयर -x -4 बराबर 0। सॉरी 0 नहीं लिखना, ये सिर्फ ये जो है यहाँ पर आप केवल क्या करो, ये केवल जो है यहाँ पर ये व्यंजक लिख दो, यही बहुपद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं आप इसको। और दूसरा जो इसमें एक पार्ट मैं आपको और करके बता देता हूँ, ये दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। तो पहले आपको शून्यकों का योग दे रखा है, तो मैं अभी भाषा में नहीं लिख रहा हूँ, सीधा अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा आपके पास √2, और अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल जो दे रखा है वो 1/3। तो ये सूत्र में आप रखेंगे, तो सूत्र आपके पास क्या है, ये एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है, वो है √2 है, साथ में x हो जाएगा ये, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपके पास, अल्फा गुना बीटा हो गया 3 बराबर 0। अब आप क्या करें, इसमें लघुत्तम ले लें इस प्रकार से, तो जिनके अपोन में कुछ नहीं है वो सीधे गुणा कर दें, तो 3x स्क्वेयर -3√2x, और प्लस में कितना आ गया 1 बराबर 0, बटे में 1 लेके तिरछा गुणा कर दो, तो ये आ गया 3x स्क्वेयर -3√2x प्लस 1 बराबर में कितना आ गया 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुपद जो है वो लिखें, तो आप बराबर 0 हटा दें, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, बहुपद आ गया। तो बहुपद हो गया 3x स्क्वेयर -3√2x और प्लस में 1, बस इतना लिख दें आप, ये हो गया बहुपद। इस प्रकार से बाकी प्रश्न भी आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों हमने जो है वो इसके 2.1 जो है वो कर दी, 2.2 भी पूर्ण कर दी। तो आप ये सवाल गौर से करें, और नेक्स्ट में एक दिन अपने गणित को विराम देंगे और मैं इंग्लिश का वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा। तो आप मैं चाहूँगा कि आप इसके उदाहरण भी करें और ये प्रश्न जो है वो सभी ध्यान से करें, और 2-3 बार इस वीडियो को देखें। ये इसमें जो शुरू में मैंने आपको बताए थे, जो 2.2 के शुरू के जो प्रश्न हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आपने देखा ये जो गुणनखंड करने होते हैं, यहाँ पर ये गुणनखंड के लिए वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इन गुणनखंडों को जरूर सीखें, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। और यहाँ पहले इनके आपको बताया कि शून्य के निकालने हैं, यानी पहले आप गुणनखंड करें, फिर शून्य के निकालें, फिर इसके जो शून्य आ जाते हैं तो इनका सत्यापन करना है। तो ये विधि आपको अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 सवाल करोगे तो आपको एकदम अच्छी तरह ये विधि आपकी कन्फर्म हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए। काफ़ी अच्छा जो है आप छुट्टियों में अध्ययन कर रहे हैं, मेरे अच्छी वीडियो को रिस्पांस मिल रहा है। तो लगभग अगर 100 व्यूज आते हैं मुझे एक दिन में, तो भी मुझे बहुत खुशी है कि आप जब 100 बच्चे तो कम से कम इसको पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चे जो है वो सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, तो और बच्चे बढ़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप भी सहयोग कीजिए, अधिक से अधिक अपने साथियों को, अपने बच्चों को, दोस्तों को, भाइयों बहनों को जोड़िए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कराइए। अधिक से अधिक आप उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और पढ़ते रहिए, ताकि छुट्टियों का और इस महामारी के समय का अच्छा उपयोग हो जाए और आपका जो है वो बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आने वाला, जो जब आप परीक्षा देंगे तो बहुत अच्छा रहे। तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार। आप पढ़ते जरूर रहिए।
सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, नमस्कार।